आप ओ तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। अरे सॉरी, हीरो नहीं, तेरा साइंस का टीचर इधर है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं एक नए वन शॉट फॉर क्लास 10th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एकदम प्यारा सा चैप्टर। और एक लाइन हमेशा याद रखना, वाई टू फियर व्हेन योर प्रशांत भैया इज हियर। ठीक है, तेरे प्रशांत भैया ने तेरा हाथ थाम लिया है। तुम सब डिमांड कर रहे थे कि प्रशांत भैया क्लास 10th के ऐसे वन शॉट लेक्चर बना दो जिसके अंदर आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा दो। एक ऐसे लेक्चर जिसके अंदर सारी थ्योरी, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो सवाल जो कि पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो सब कुछ तेरा प्रशांत भैया करा देगा, तुझे कुछ नहीं करना। इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना है, हर एक बातों को नोट करते करते चलना है। नोट्स भी आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा नोट्स, टेंशन नहीं लेनी है। पर क्लास 10th को बेहतरीन बनाने की जिम्मेदारी मैंने ले ली है यार। मैंने सोच लिया है कि तुम्हारी क्लास 10th बहुत शानदार बनाएंगे, तो अपन दोनों मिलकर कर लेंगे। तुझे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जब जब साइंस में प्रॉब्लम आए, याद रखना तेरा ध्यान किधर है, तेरा साइंस का टीचर इधर है। टेंशन नहीं लेनी है, अपन सब संभाल लेंगे। सारे चैप्टर्स के ऐसे ही नए वन शॉट आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। आज पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। जो मुझे पहली बार देख रहा है बता देता हूं, मेरा नाम है प्रशांत किराट, प्यार से मुझे अपना प्रशांत भैया बोलते हैं। और तुम्हारे सीनियर से जाकर तुम एक बार मेरे बारे में पूछोगे तो बहुत चीजें तुम्हें मेरे बारे में बता पाएंगे। और तुम आज लेक्चर देखोगे, अगर लेक्चर में मजा आ जाए ना, तो कमेंट में आज लिख देना कुछ बेहतरीन सा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक सवाल पूछता हूं। वो सवाल पता है क्या है? वो है जोश मीटर कैसा है। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि एनर्जी कैसी है, जोश मीटर कैसा है। क्योंकि जोश मीटर ना अपना हाई होना चाहिए, तुम्हारा भी मेरा भी। मेरा तो है, तेरा है क्या दोस्त, है ना। चल तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये चैप्टर बहुत प्यारा है, बहुत बेहतरीन है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अरे भैया इसमें तो बहुत सारी रिएक्शन है, बहुत सारी चीजें टफ हैं, इतने सारे एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी एक्टिविटीज। अरे मूर्ख बालक, मूर्ख बालक प्यार से बोलता हूं, अरे मूर्ख बालक, सारी एनसीईआरटी एक्टिविटीज भी करा दूंगा। तू चिल कर, चिल, तेरा मास्टर है ना, तेरा टीचर है ना, तू चिल कर। आजा भाई, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, व्हाट इज चेंज। चैप्टर स्टार्ट होता है चेंज। चेंज यानी बदलाव। कोई भी चीज बदल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि चेंज हो गया। एग्जांपल क्या है? तुम्हारे प्रशांत भैया। पहले बेटा मैं ऐसा दिखता था, जब मैंने YouTube स्टार्ट करा था 2019 में, मैं ऐसा वीडियो बनाया करता था, है ना, पढ़ाने लिखाने की वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस और पढ़ाने की भी टीचिंग वीडियोस। 2019 में मैं ऐसा दिखता था। और अब, है ना, तुम सबके प्यार की वजह से 2025 के अंदर अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो मैं ऐसा दिखता हूं। मतलब आपको भीड़ दिख रही होगी, आप सबका प्यार है। तो यानी चेंज आ गया, मेरी लाइफ के अंदर चेंज आ गया, है ना। और बहुत सारी चीजों के अंदर चेंज आ गया। मैं थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हो गया, हाँ है ना, हो गया ना, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूं, नहीं हुआ, पहले ज्यादा स्मार्ट था, पर ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीजों के अंदर क्या आ गया, बदलाव आ गया, चेंज आ गया, है ना। तो ये तो आपको पता है कि चेंज होता क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या? चेंज इज अ प्रोसेस इन विच फाइनल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। यानी जैसा पहला था अब वैसा नहीं है, अब वो बदल चुका है। जैसे कि वो भी बदली थी ना बेटा, याद करो। ठीक है, जोक नहीं करेंगे, आ जाओ। अब देखो, दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। कौन कौन से प्रकार के चेंजेस होते हैं? एक होता है, बोलो, फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है क्या, केमिकल चेंज। क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज? अरे मूर्ख बालक, बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी सिंपल चीज है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। क्लास 9th में पढ़ा। अरे यार, क्लास 9th के अंदर तो भैया हम मस्ती मजाक कर रहे थे, हम थोड़ी वो चैटिंग वैटिंग कर रहे थे भैया। तो वो 9th का कॉन्सेप्ट ना हमें याद नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, तू आ जा, तेरे को मैं बता देता हूं। देख, फिजिकल चेंज क्या होता था? फिजिकल चेंज वो प्रकार के चेंज होते थे जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आते थे। जैसे कि बर्फ को लिया, है ना, बर्फ है, बर्फ है, बर्फ को बाहर रख दोगे तो पानी में बदल गई, यानी सॉलिड से लिक्विड में बदल गई। तो मैं क्या बोलूंगा, क्या हुआ? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? जब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ जाए। डेफिनेशन पढ़ना, composition changes along with a change in shape, size, state, etc. यानी यहां पर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो ही बदल जाता है। एग्जांपल दो भैया। एग्जांपल है इसका बहुत सिंपल। क्या? एक पेपर को लो, उस पेपर को जलाओ। जब आप जलाओगे, अरे पेपर की बात बोली है, तुम्हारी मार्कशीट की बात नहीं बोली है। कितने खुश हो रहे हैं, देख 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 देख, है ना। तो मतलब एक पेपर को लो और उसको जला दो। जब तुम पेपर को जलाओगे तो क्या होगा? कंबशन होगा। कंबशन यानी आग लगेगी, है ना। वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही होंगी, केमिकल रिएक्शन हो रही होंगी ना। पेपर जल रहा होगा तो केमिकल रिएक्शन होंगी। यानी केमिकल चेंज क्या है? जहां पर प्रॉपर्टीज बदल जाएं केमिकली। फिजिकल चेंज क्या है? जैसे बर्फ पानी बन गई, पानी वेपर बन गया,
है ना, भाप बन गया, तो वो सब क्या है, वो सब है आपका फिजिकल चेंज। अब एक सवाल बार बार पूछा जाता है और वो सवाल क्या है वो मैं आपको दिखा भी देता हूं भैया। सवाल ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका फटाफट से क्या देना है आपको, आप सभी को आंसर देना है। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है सबका? सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन से चेंजेस फिजिकल है, कौन कौन से केमिकल है, आंसर देते चलो। पर इसका फटाफट क्या है, जैसे बर्फ पानी बन गई, पानी वेपर बन गया, है ना, भाप बन गया, तो वो सब क्या है, वो सब है आपका फिजिकल चेंज। अब एक सवाल बार बार पूछा जाता है और वो सवाल क्या है वो मैं आपको दिखा भी देता हूं भैया। सवाल ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका फटाफट से क्या देना है आपको, आप सभी को आंसर देना है। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है सबका? सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन से चेंजेस फिजिकल है, कौन कौन से केमिकल है, आंसर देते चलो, बहुत सिंपल है। मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर मेरी बर्फ पिघल रही है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भैया ये तो मेरा फिजिकल चेंज, कोई दुविधा नहीं, कोई टेंशन नहीं। बर्निंग ऑफ कैंडल, बहुत इंपॉर्टेंट, अब अपने नोट्स के अंदर स्टार लिखो, स्टार मार्क करना। और एक चीज समझना, जब आपकी कैंडल जल रही होती है तो दो चीजें होती हैं, देखना, मोमबत्ती जी को बनाया जाए, है ना, मेरी ड्राइंग बेटा बहुत खतरनाक है, देखो, ओ हो, क्या खतरनाक ड्राइंग है ना। हाँ, तो जब मोमबत्ती जल रही होती है, कैंडल जलती है, तो यहां पर हो रहा होता है क्या, कंबशन। और कंबशन कैसा है, केमिकल चेंज। कंबशन यानी जलना, जलना क्या होता है, केमिकल चेंज है। पर उसके साथ साथ एक और चीज हो रही होती है, आपकी कैंडल का जो वैक्स होता है ना, वैक्स, ये जो वैक्स से बनी हुई है, वो वैक्स ऐसे पिघलने लगता है। हम बोलते हैं ना मोम, मोम पिघलने लगा है, दिवाली पर जलाते हो ना, मोम पिघलने लगता है, देखा है ना, मोम पिघलने लगता है। तो जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो क्या है, वो है एक फिजिकल चेंज। यानी जब बर्निंग ऑफ कैंडल हो रही है ना, तो दो चेंजेस एक साथ हो रहे हैं, फिजिकल भी हो रहा है और साथ साथ में केमिकल भी हो रहा है। अरे वाह यार भैया, हाँ यही तो गेम है, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग क्या है बेटा, आयरन की रस्टिंग का मतलब है जंग लग जाना। भैया जंग, अरे सबको मालूम है, लोहे के दरवाजों पे जंग नहीं लगी। अरे तेरे को दिखाता हूं, देख, तेरे को अपने हथियार से मिलवाता हूं, आ जाओ भाई, हथियार जी आया जाए। तो क्लास में पेश करते हैं हमारा हथियार, जब तुम नहीं पढ़ते ना इसी से मारता हूं। देखो पास से देखो, यहां पर तुम अगर देख पा रहे होगे कैमरे के अंदर, तो यहां पर जंग लगी हुई है, यानी यहां पर रस्टिंग हो रखी है। तो रस्टिंग क्या होती है बेटा, रस्टिंग एक प्रकार का क्या होता है, आपका केमिकल चेंज होता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भी, ठीक है। इस हथियार का क्या करूं, रख ही आता हूं, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया, चलो भाई आगे बढ़ा जाए, अगला देखते हैं। अगला है क्या, टीयरिंग ऑफ पेपर। मान लो तुमने तुमने नहीं, तुम्हारे रिजल्ट खराब आया और तुम्हारे पापा ने रिपोर्ट कार्ड देखा और उन्हें ठक करके रिपोर्ट कार्ड फाड़ दिया, है ना, तो क्या होगा, क्या होगा भैया, भैया डर लगेगा। अरे डर तो लगेगा ही, उसके अलावा ये चेंज कैसा है, ये है आपका फिजिकल चेंज। यहां पर कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदली हैं। कुकिंग ऑफ फूड, जब आपकी मम्मी खाना बना रही हैं, खाना बना रही, ओहो खुशबू आ गई, खाने की खुशबू आ रही, भैया आज तो मटर पनीर बना है, तो खाना जब कुक हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि उसको जलाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो क्या है, वो एक प्रकार का केमिकल चेंज है। अगला, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दही, मम्मी दही बनाती है ना दूध से, वो भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज होता है। उसके अंदर भी कुछ बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं जिसकी मदद से वो दूध आपका दही बन पाता है, ठीक है जी। तो केमिकल फिजिकल चेंज में कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी, जोश मीटर यहां पर रहना चाहिए, ठीक है, कर लेंगे अपन। चलो अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक है केमिकल रिएक्शन होती क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, अरे कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कुछ चीजें आती हैं और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, एक नई चीज बन जाती है, तो अब हम उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। याद रहेगा, बहुत सिंपल है। केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उसमें चेंजेस आ जाते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंज, तब हम बोल रहे होते हैं क्या, कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। बहुत बढ़िया। अब अगली चीज आ जाती है केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कुछ भी नहीं है, ये एक तरीका है केमिकल रिएक्शन को लिखने का। यानी ये क्या है, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग, यानी हमें लिखना कैसे है, किनको, केमिकल रिएक्शंस को। वो कौन बताएगा, केमिकल इक्वेशन बताएंगे। तो याद रखना क्या, इट शोज केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। कैसे, क्लास 9 के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पानी का जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता था, पानी। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है ना। बहुत बढ़िया, क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, बहुत सही।
क्लियर है? इसमें कोई दुविधा, इसमें कोई प्रॉब्लम? यानी ये क्या है? ये एक प्रकार की केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन को और डीप से समझने के लिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को समझना पड़ेगा। बेटा देखो, लेक्चर का अपने पास टाइम कम है, आपको जल्दी जल्दी पूरा चैप्टर कराना है, तो मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करूंगा, मैं तुझे हर एक बारीकी समझाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, सब कराऊंगा। पर मेरी तुझसे क्या गुजारिश है कि फोकस नहीं हिलना चाहिए, है ना? मैंने शुरू में बोला तेरा ध्यान किधर है, तेरा साइंस में। ये क्या है? ये एक प्रकार की केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन को और डीप से समझने के लिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को समझना पड़ेगा। बेटा देखो, लेक्चर का ना अपने पास टाइम कम है, क्योंकि अपन को जल्दी जल्दी पूरा चैप्टर कराना है, तो मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करूंगा, मैं तुझे हर एक बारीकी समझाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, सब कराऊंगा। पर मेरी तुझसे क्या गुजारिश है कि फोकस नहीं हिलना चाहिए, है ना? मैंने शुरू में बोला तेरा ध्यान किधर है, तेरा साइंस का टीचर इधर है भाई, फोकस कहां जा रहा है तेरा, है ना? वो नहीं हिलना चाहिए। देखो भाई, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या? कि मान लो केमिकल रिएक्शन हो गई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि बताते हैं। जैसे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपके बाल काले हैं, है ना, किसी के बाल वो घुंघराले होते हैं, तो वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वैसे ही केमिकल रिएक्शन जब होती है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि चेंज इन कलर। कभी कभार क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो रंग बदल जाता है। जैसे कि पहले ही बोला था, उसने भी रंग बदला, वैसे यहां पे भी रंग बदल जाता है बेटा, कोई बात नहीं। अगली चीज, कभी कभार टेम्परेचर बदल जाता है। अब देखो, दो टाइप की रिएक्शन होती हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, यहां पर एक्सो आ रहा है और यहां पर एंडो आ रहा है। एंडो यानी अंदर, एंडो यानी अंदर, है ना? एंडो यानी अंदर, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन, यानी इसके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और एक्सोथर्मिक वो है जिसके अंदर एनर्जी बाहर आएगी। एक्सो यानी बाहर आना, ठीक है? तो इसके अंदर एनर्जी जाएगी और इससे एनर्जी बाहर आएगी, ठीक है? उसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? अगला कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट। कभी कभार क्या होता है ना, स्टेट बदल जाती है। स्टेट यानी क्या भैया? जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुंच गया? अरे वो वाली स्टेट नहीं मूर्ख बालक। स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 स्टेट पढ़ी थी। अब एक और स्टेट मैं आपको इस बार पढ़ाने वाला हूं 10th क्लास के अंदर, जो कि है AQ। ये क्या स्टेट है? इसको हम बोलते हैं एक्वस। एक्वस कुछ नहीं होता, मान लो कोई चीज है, कोई कंपाउंड है, अगर उसको मैं पानी में मिला दूंगा तो उसकी स्टेट अब लिक्विड नहीं रह जाएगी, उसकी स्टेट हो जाएगी क्या? एक्वस, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है ना? अगला देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ कुछ रिएक्शंस के अंदर कुछ कुछ गैसेस निकलती हैं। और आखिरी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, लोड नहीं लेना है। चलो जी, आगे आ जाते हैं। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? हम रिएक्शंस को लिखना स्टार्ट करते हैं, इक्वेशंस को लिखना स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन हमें लिखनी कैसे होती है। आपको ऑलरेडी आता होगा, पर उससे पहले मेरा एक तुमसे सवाल है, मुझे सही से बताना, क्या तुम्हें कोई भी कंपाउंड लिखना आता है क्या? एक टेबल तुमने क्लास 9 के अंदर पढ़ी थी, मैं टेबल आपको दिखाता हूं, ये वाली। एक बार ध्यान से देख के बताओ मुझे, क्या एक टेबल तुम्हें याद है? जल्दी बताओ, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? क्या एक टेबल याद है? पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? जल्दी बताओ। पढ़ी थी, पर किसी को याद नहीं है। जिसको याद नहीं है वो बहुत बहुत बहुत, मेरे पास ना एक औजार है, तुम्हें वो औजार दिखाता हूं। बेटा बच के रहना, ठीक है? मेरा नेल कटर का औजार रखता हूं मैं अपने साथ। जो नहीं पढ़ता उसको क्या कर लूंगा इससे मैं, ठीक है? तो ये जो थी एक बहुत इंपॉर्टेंट थी टेबल। क्योंकि ये आपको सबके चार्जेस बता रही है। चार्जेस नहीं, आपको वैलेंसी बता रही है ना? ये सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी बता रही है। जैसे कि मैं आपको इसको बताता हूं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, सोडियम का चार्ज +1 है, यानी इसकी वैलेंसी 1 होगी। सिमिलरली पोटेशियम की भी क्या होगी? वैलेंसी 1 होगी। इसकी सिल्वर की भी 1 होगी, कॉपर की भी 1 होगी, ठीक है? उसके अलावा मैग्नीशियम की 2 होगी, कैल्शियम की 2 होगी। ऐसे ही ये सारे के सारे आपके क्या थे? याद करो, मैंने बताए थे चार्जेस, और चार्जेस ही क्या है? उनकी वैलेंसी, है ना? क्लास 9 में अगर नहीं पढ़ा है तो अब इस टेबल को याद कर लेना। इस टेबल के बिना ये चैप्टर आपको समझ नहीं आने वाला। जैसे कि सल्फेट आयन होता है, तो सल्फेट का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -2, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी होगी 2, है ना? अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखो, ये वाले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। कैसे याद होंगे? प्रैक्टिस से। इन दोनों की अपने पास ट्रिक है याद करने की। क्या है? एक एक करके ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। क्या? ना कहूं अगर क्यूट तुझे है ना? प्यार से बोल रहा है, शायर बोल रहा है प्यार से कि ना कहूं अगर क्यूट तुझे। याद रखना, ना कहूं अगर क्यूट। ये जो 4 के 4 आपके दिख रहे हैं, चारों की वैलेंसी होगी 1। तुझे यानी यहां पर 2 आ गया, यानी इससे नीचे के जितने भी होंगे उनकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। ना कहूं अगर क्यूट तुझे, मांगे कार ज़ेन फरारी। मांगे कार ज़ेन फरारी। क्यों?
मांगे कार जेन फरारी क्यों नहीं 3, अब यहां पर 3 आ जाएगा, इससे नीचे के सबकी वैलेंसी क्या होगी 3 होगी, है ना। मांगे कार जेन फरारी क्यों नहीं 3 ऑल्टो फरारी, है ना, 3 ऑल्टो फरारी। ये ट्रिक्स होती हैं, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो डायरेक्टली कर लो, वरना ट्रिक से कर लो। ऐसे ही इसी की एक ट्रिक बना रखी थी, क्या थी ये ट्रिक कि हाय हेलो चलो बाहर आए और सुनो नहाएं या फिर बोल सकते हैं और सुनो नाचे, जो भी तुम्हें बोलना है। हाय हेलो चलो बाहर आए और सुनो नाचे, ठीक है। तो ये ट्रिक्स हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो, आप ऐसे याद कर सकते हो, इनको तो आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा। अब ये याद क्यों करने होते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का मुझे फॉर्मूला लिखकर बताओ जल्दी। अब देखो फॉर्मूला कैसे लिखना होता है, इसकी पूरी वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है वहां पर, अभी मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, उसको देख लेना जिसको प्रॉब्लम है ना। 15-20 मिनट की वीडियो है। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा कैल्शियम, सबसे पहले बेटा मैंने क्या लिखा कैल्शियम, और उसकी वैलेंसी लिख दी। वैलेंसी क्या होती है कैल्शियम की 2, है ना। और फिर मैंने लिखा कार्बोनेट, कार्बोनेट की भी वैलेंसी होती है 2। अब मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को हम काट सकते हैं 1 और 1, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ऐसी सिंपल चीजें होती हैं और कुछ भी नहीं है। अब एक बार सोडियम सल्फेट का लिख के बता दो फटाफट। सोडियम वैलेंसी लिखो 1, सल्फेट की वैलेंसी होती है बेटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा Na2SO4, ये आ गया आपका सोडियम सल्फेट। ऐसे हमें क्या लिखना होता है, केमिकल फॉर्मूला लिखने होते हैं। आई होप सबको क्लियर है, नहीं है तो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पढ़ लो यार मूर्खो। क्या कर रहे हो, नवी में क्या कर रहे थे, सही बताना मुझे। एंजॉय कर रहे थे ना, हैं एंजॉय कर रहे थे नहीं कर रहे थे, सच सच बताना, कर रहे थे ना एंजॉय, पता है मुझे, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सॉलिड लिक्विड गैस और एक्वस। एक्वस क्या होता है, जब एक सोल्यूशन बन जाता है तो उसको हम एक्वस बोलते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है, वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम रिएक्शन लिखेंगे, पर रिएक्शन लिखेंगे कैसे मैं आपको बताता हूं। रिएक्शन लिखने के 2 चीजें होती हैं, क्या होती हैं, जो भी रिएक्शन के लेफ्ट साइड में आता है, जैसे कि ये, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। और ये जो राइट साइड में आता है उसको हम बोलते हैं हमेशा प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट, ठीक है। तो यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये 2 चीजें हैं। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जितनी चीज लेफ्ट में है उतनी चीज राइट में होनी चाहिए। यानी इमेजिन करते हैं, अगर यहां पर 2 हाइड्रोजन है ना, तो भैया यहां पर भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो यहां पे भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सवाल यह आता है कि बैलेंसिंग करनी क्यों है, क्यों करनी है, क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने पढ़ा है, याद करो। ओहो धुंधली यादों में, बेटा उतनी दूर की यादों में नहीं जाना है, पास में रहो, है ना, वहां नहीं जाना, वहां जाना अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है बेटा, है ना, दुख में पहुंच जाओगे तुम बेचारे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। याद आ गया, है ना। इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस वजह से जितने रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। अब भैया ये बैलेंसिंग करते कैसे, हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और पता क्या है, हमें ना एक तो स्कूल में ना मैडम बड़ी डांटती है कि मेरा आंसर सही नहीं आ पाता। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तेरा आंसर आएगा और एकदम सही आएगा। जैसे कि इसको ले लेते हैं, है ना। देखो मेरे पास 2 तरीके हैं, एक तो है एनसीईआरटी का तरीका और एक है अपना स्पेशल पीके मेथड। मैं क्या बोलता हूं उसको, पीके मेथड, अपना एक थोड़ा अलग तरीका है ना। वो मुश्किल क्वेश्चनों में अप्लाई करना होता है, सब में नहीं करना होता, सिर्फ मुश्किल क्वेश्चनों में। आपको बाद में पढ़ा दूंगा वो भी, ठीक है। देखो जैसे कि ये, अब इसको मैं बैलेंस करना है, कैसे करेंगे बैलेंस। अब आपको एक टेबल बनानी होती है। कैसी टेबल बनानी होती है, आपको सबसे पहले लिखने होते हैं कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे कि आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लिख लिया भाई। अब एक तरफ लिखो रिएक्टेंट, एक तरफ लिखो प्रोडक्ट। अब लिखो रिएक्टेंट में कितने आयरन है, तो यहां पर 1 आयरन है, मैंने लिख दिया 1 आयरन, ठीक है जी, ठीक है जी, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुविधा। अगला यहां पर 2 हाइड्रोजन है, मैंने लिख दिया 2 हाइड्रोजन। 1 ऑक्सीजन है, मैंने लिख दिया 1 ऑक्सीजन। अब आओ प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में देखो यहां पर 3 आयरन है बेटा, 3 लिख दिया। कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है आपके 4, तो 4 लिख दिया। हाइड्रोजन है 2, 2 लिख दिया। क्या आपको एक बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, यस या नो बोलो। नहीं दिखाई दे रहे भैया, अंदर थोड़ी ना है हम ऐसे, इतने आप हमें प्यार से मूर्ख बालक बोलते हो पर इतने मूर्ख नहीं है, दिखाई दे रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब बैलेंसिंग कैसे करनी होती है, ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है। देखो क्या करना है, अपन को स्टार्ट करना है ऊपर से,
ठीक है, हम चेक करेंगे क्या आयरन बैलेंस्ड है या नहीं। तुम बोलोगे नहीं है, कैसे बैलेंस कर सकता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऐसे तो बैलेंस कर सकता हूं। तुम बोलोगे बिल्कुल कर सकते हो। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, देखना बेटा, यहां पर ये जो आयरन है इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। ये जो आयरन है, इस आयरन पे मैं क्या लगा दूंगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन लगा दूंगा। यस और नो, यहां पर मैं 3 लगा दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो बैलेंस्ड हो गया। अब नीचे आते हैं। अब यहां पर तुम्हें देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा बैलेंस करने के लिए। रिएक्टेंट साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी मैंने यहां पर 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर। अब जैसे ही मैंने यहां से 4 से मल्टीप्लाई करा, एक प्रॉब्लम हो गई, एक परेशानी हो गई। क्या परेशानी हो गई, अरे भाई ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, पर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 इंटू 2 यानी हो गए 8, और यहां पर 2 बड़ी नाइंसाफी है। नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करते अपन क्या करेंगे, अब इसको भी 8 बनाएंगे, इस 2 को 8 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे यार, इसमें तो कुछ नहीं है। कैसे, यहां पर 4 लगा के। तो ये हो गई आपकी फाइनल इक्वेशन। क्या है, समझ में आया, जल्दी बताओ। और मुझे पानी पीने का याद दिला दिया करो, पानी वानी, मेरा गला खराब हो गया ना तो मैं बहुत मारूंगा, फिर मैं बोल पाऊंगा नहीं, तुम्हारे लेक्चर कैसे बनाऊंगा। चलिए जी, हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें साइंस बोरिंग लगती है। अरे यार, तेरे को साइंस बोरिंग लगती है, प्यार करवा दूंगा साइंस से भी, मुझसे भी। ठीक है, चलो आया, बहुत बढ़िया। डन हो गया, डन हो गया। ये क्वेश्चन बन गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि क्लैरिटी मिले कि हम पानी में हैं या फिर पानी के ऊपर हैं। आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं पानी कैसे बनाते हैं, है ना। पानी का ही सवाल आ गया। लो भाई, इसको सॉल्व करो फटाफट। देखो, टेबल बनाओ। टेबल में क्या लिखोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन, मैंने कहा बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन भी 2, बहुत बढ़िया। अब प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन तो हैं, पर ऑक्सीजन एक ही है। क्या करूंगा बोलो। अरे यार, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पर अभी परेशानी हो गई। क्या परेशानी हो गई, जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन अब कितने हो गए, बताओ। हाइड्रोजन भी तो 4 हो गए। अब इसको, हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए मुझे रिएक्टेंट साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मुझे यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। क्या ये बैलेंस हो गया, सबकी सिंपल था। बताओ, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के बताओ फटाफट कैसे करेंगे, वही लिखो। देखो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कितने हैं बेटा, देखते चलना, 2 ठीक है, 2 प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 और 3। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब करो बैलेंस। कैसे करोगे, ये क्वेश्चन बढ़िया है। अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, दिमाग लगाओ बेटा। कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने क्या करा, ऊपर देखो, ऊपर देखो, नाइट्रोजन को बैलेंस कर देते हैं फटाफट से। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यानी मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करा। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, पता है क्या हुआ, ये जो 3 हाइड्रोजन थे अब ये हो गए कितने, अरे बोलो, अब ये हो गए 6। बहुत बढ़िया। अब यहां पर 6, यहां पर 2, बड़ी नाइंसाफी है। क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे यार वाह, सीख गया तू तो, हैं, तुम तो सीख गए यार, इतनी जल्दी सीख गए, वाह, आ गया ना आंसर, सही है ना। बस इतना ही तो था, कंफ्यूज क्यों हो रहे थे, टेंशन क्यों ले रहे थे। चलो इसका करके दिखा दो, इसका भी करके दिखाओ। आ जाओ, ये तो बहुत सिंपल है। वही लिखो कौन कौन से इसके अंदर अपने पास कंपाउंड है, एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कितना है, 1 और 2, और यहां पर 2 और 3। चलो भाई, क्या करें, सबसे पहले आप कुछ भी बैलेंस कर सकते हो, ट्राई कर लो। या तो तुम एल्यूमिनियम बैलेंस करके देख लो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एल्यूमिनियम बैलेंस करके देख लेते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम बैलेंस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यहां पर 2 लगा दिया। पर दिक्कत यह है, ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं हुआ भैया। ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। अब समझना, 2 और 3। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, आपको यह समझना है कि 2 और 3 को हम एक सेम नंबर पे कैसे लाएं, यानी हमें 2 और 3 का यहां पर एलसीएम ले लेना है। और 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, ये सबको पता होगा। यानी इन दोनों को हमें 6 के बराबर ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाओगे, इसको तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, बोलो, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस या नो, यस या नो, है ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो इसको तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पर जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, एक और परेशानी आ गई। ये जो 2 एल्यूमिनियम थे अब वो 4 हो गए। यार कितनी परेशानी, जीवन में कितनी परेशानियां हैं यार। एल्यूमिनियम भी 4 हो गए, बताओ। अब
रिएक्टेंट साइड पे भी 4 करने पड़ेंगे, यानी इस 2 को हटाओ। अब यहां पर क्या करेंगे, इस 2 को हटाओ और यहां पर क्या लगाओ, यहां पर 4 लगाओ। तो ये हो गई आपकी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या ये बात सबको क्लियर है, समझ आया? इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपके पेपर के अंदर भी आ रहे होते हैं। यही होती है बैलेंसिंग, इसके अलावा कुछ नहीं होती बैलेंसिंग। तो उतनी टेंशन, उतना लोड नहीं लेना होता। चलो आ जाओ, अब मैं आपको दिखाता हूं एक क्वेश्चन सॉल्व करा के। ये बेसिक क्वेश्चंस के लिए था। अब मैं आपको अपना एक तरीका सिखाने वाला हूं बैलेंसिंग का, जिसको मैं बोलता हूं पीके मेथड। पीके मेथड क्या होता है, मान लो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इसको हमें बैलेंस करना है, यानी इसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू बतानी है, ए बी सी डी, इनकी हमें वैल्यूज बतानी है। तो पीके मेथड क्या बोलता है, बेसिक मैथ का यूज लेते हैं। बेसिक मैथ का बेटा कैसे यूज लेंगे, देखना इसका कोफिशिएंट ए है, ठीक है, यहां पर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 हैं, तो मैं क्या करूंगा 2 इंटू ए, जितने रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। तो प्रोडक्ट में देखो कितना है, कोफिशिएंट सी है और एल्यूमिनियम 1 है, तो सी इंटू 1, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। इसको लिख लो, ये है आपकी पहली इक्वेशन बना रहा हूं, मैथ पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अगला देखो, यहां पर 3 ऑक्सीजन है, तो मैं लिखूंगा 3 इंटू ए। प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 1 ही ऑक्सीजन है और डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी डी इंटू 1। क्या बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर 1 ही हाइड्रोजन है, यानी बी इंटू 1, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और कोफिशिएंट क्या है, डी, तो डी इंटू 2, बहुत सही। अगला, यहां पर 1 ही क्लोरीन है बेटा, कितने क्लोरीन है, 1 ही क्लोरीन है, ठीक है, और यहां पर कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं, सी से, तो सी इंटू 3। तो अपनी 4 इक्वेशन बन के आ गई। अब आपको इन सवालों में कुछ नहीं करना होता, ए की वैल्यू 1 ले लो, किसी भी एक की वैल्यू 1 ले लो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट ए इक्वल्स टू 1, मैंने ए की वैल्यू 1 ले ली। अब ए की वैल्यू 1 आ गई तो पुट कर दो। यहां पर जब तुम ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो सी कितना आ जाएगा, बोलो, सी की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर यहां पर मैं ए की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा आपका 3, ठीक है, डी आ गया 3। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, बी की वैल्यू बराबर होगी डी इंटू 2। डी क्या था, डी था 3, इंटू 2 कर दो, कितना आ गया 6। तो डी आ गया आपका, बी आ गया आपका डी इंटू 2। डी क्या था बेटा, 3, तो 3 इंटू 2 जो कि है आपका 6। यानी ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई कितनी आपकी 6, सी की वैल्यू आ गई 2, डी की वैल्यू आ गई 3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अब आप खुद देख सकते हो, एक बार ऑप्शन मैच करा के देख लेना कितना आ रहा है, 1 6 1 6 2 3, यही आ रहा है ए ऑप्शन। चलो बहुत बढ़िया। तो ये अपना एक मेथड है, ये अपनी एक सीक्रेट टेक्निक है, तो इससे टफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को आप वो जो नॉर्मल मेथड है ना अपना सिंपल वाला, उससे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा वो करो भाई। क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी, क्या लोड है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन को लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, कुछ लड़के वो नहीं होते सिग्मा बनने के लिए बोलेंगे नहीं हम तो इसी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आया तुम बेसिक वाले मेथड से कर लो। और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जो कि सिग्मा बनने के लिए इस चीज को अप्लाई करेंगे, सिग्मा मत बनना, जो तुम्हें आसान लग रहा है वो तुम अप्लाई करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और सुनो, तुम सिग्मा नहीं हो, याद रखना, ठीक है। और वो लाइन याद रखना, आलू में आलू फ्रिज में मिठाई, आलू में आलू फ्रिज में मिठाई, तुम नहीं हो सिग्मा, तुम तो हो क्यूटी पाई। ठीक है, याद रखेंगे इस लाइन को। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि आप मुझे कमेंट्स में इसको सॉल्व करोगे, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, खुद से सॉल्व करना। बेसिक जो एनसीईआरटी का तरीका है लिखना कि रिएक्टेंट में कितने कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने कितने, और फिर उन्हें बैलेंस करते हुए चलना, जैसे कि मैंने आपको सिखा दिया है। बस इसको आप ट्राई करना, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। कुछ की टर्म्स, अभी हम रिएक्शंस पे बढ़ने वाले हैं, बट रिएक्शन पे बढ़ने से पहले कुछ की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली एक की टर्म होती है प्रेसिपिटेट। क्या होता है प्रेसिपिटेट? देखो, प्रेसिपिटेट की पहले डेफिनेशन देख लो, क्या है? इट इज अ इनसॉल्युबल सॉलिड विच सेटल्स डाउन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी क्या होता है, जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, मान लो 2 एक्वस सोल्यूशन थे, क्या थे? 2 एक्वस सोल्यूशन थे, और वो 2 एक्वस सोल्यूशन को हमने क्या करा? रिएक्ट कराया, आपस में से मिला दिया, तो एक ऐसी चीज बनेगी जो कि इनसॉल्युबल होगी और वो उसके अंदर मिल नहीं पाएगी, तो बॉटम में जाकर ऐसे, जैसे मिट्टी को पानी में डालोगे तो क्या होगा? वो इनसॉल्युबल है। तो वही इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को हम केमिकल रिएक्शन में बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व नहीं होता,
ठीक है जी, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। चलो, दो टाइप के रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सबको मालूम है। अब बात करते हैं एक और टर्म की, उस टर्म को अपन बोलते हैं कैटेलिस्ट। अब ये कैटेलिस्ट क्या चीज है भैया? देखिए, कैटेलिस्ट कुछ नहीं है, मैं एक कहानी से आपको समझाता हूं। ये कहानी थी किसकी? चिंटू लाल और उसकी महबूबा की। किसकी बेटा? चिंटू लाल और उसकी महबूबा, और एक लड़का था मिंटू लाल। तो पता क्या हुआ? मिंटू लाल ने क्या करा? मिंटू लाल ने कहा, इन दोनों की जोड़ी अच्छी थी, खुश थे जीवन में, पर क्या हुआ, जैसे कि आपके रिश्तेदार आपके जीवन में आग लगाते हैं, वैसे ही मिंटू लाल ने क्या करा? मिंटू लाल आया और मिंटू लाल ने बोला महबूबा से कि चिंटू ना एकदम खराब लड़का है, इससे दूर रहना।